हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जून 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, अहमदाबाद विमान हादसे में निधन के बाद अब गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी राजकोट में अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहे और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे इकलौते यात्री का भी एक नया वीडियो सामने आ रहा है। प्लेन के गिरने के बाद धमाके वाली जगह से बाहर निकलता दिखा रमेश नाम का यह शख्स, कहा कि ये करिश्मे से कम नहीं है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे एकमात्र शख्स रमेश कुमार विश्वास का ये एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, धमाका हुआ, विस्फोट हुआ और उस विस्फोट वाली जगह से अंदर से निकलते हुए हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए रमेश निकल कर आ रहे हैं। ये वही शख्स है जिसका ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और पीएम मोदी ने भी इनसे मुलाकात की थी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईरान में फंसे भारतीयों की भी जल्द ही वतन वापसी होगी। इसका नया अभियान शुरू हो चुका है। ईरान सरकार ने भी भारत सरकार को आश्वासन दिया कि भारतीयों को सुरक्षित रास्ता देगी बाहर निकलने का। ईरान से आर्मेनिया के रास्ते लौटेंगे भारतीय छात्र जो वहां पढ़ते हैं। इजराइल से टकराव के बीच अभी 1500 स्टूडेंट्स जो हैं वो ईरान में फंसे हुए हैं, तो उन्हें वापस निकालने के लिए भारत सरकार नया ऑपरेशन आयोजित करने जा रही है। और ईरान ने भी बीते दिन विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत दे दी है। अच्छा, और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, जब से ईरान इजराइल के बीच जंग और ज्यादा बढ़ी, पश्चिम एशिया में संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। उसके बाद से भारतीय तेल और गैस कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा और खबरें आ रही थी कि इन जंगी हालातों की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि भारत को अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिला। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इससे भारत की जीडीपी बढ़कर $20 ट्रिलियन हो सकती है। जी हाँ, भारत को अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का ये भंडार मिला है। ये बात खुद केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताई है। अभी तो मतलब शुरुआती जांच में ये पता चला है। उन्होंने कहा कि अगर ये अनुमान सही निकला तो इससे भारत की जीडीपी करीब 5 गुना तक बढ़ सकती है। अंडमान सागर में कच्चे तेल और गैस का एक बड़ा भंडार दिखा है और सरकार ने अब इसे निकालने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि इसके मिलने के बाद हमारे देश की एनर्जी की जरूरतें एक झटके में पूरी हो जाएगी, क्योंकि काफी भारी मात्रा में यहाँ ऑयल पाया जा सकता है। अभी ओएनजीसी जैसी कंपनियों ने सर्वे और ड्रिलिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है। बीते वित्त वर्ष में भी ओएनजीसी ने 541 कुएं खोदे थे, जिनमें तकरीबन 37,000 करोड़ का खर्चा आया था। मतलब देखिए, तेल की सिर्फ जांच करने में ही इतना पैसा खर्च होता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी विदेश दौरे पर हैं, यहाँ उन्हें एक और सर्वोच्च सम्मान मिला। साइप्रस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा पीएम मोदी को। अब तक प्रधानमंत्री टोटल दुनिया के 21 देशों से सम्मानित हो चुके हैं और जवाब में प्रधानमंत्री ने भी वहां के राष्ट्रपति को कश्मीरी कालीन और फर्स्ट लेडी को पर्स गिफ्ट किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जब पीएम मोदी को ये साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला तो उन्होंने कहा कि ये किसी नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मोदी बोले कि साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा। इस साल के अंत तक यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी प्रतिबद्ध है। साइप्रस में पीएम मोदी ने भारत की ताकत भी बताई। अर्थव्यवस्था, $100 बिलियन का निवेश और डिजिटल क्रांति समेत भारत के बढ़ते ऊंचे कदमों के बारे में साइप्रस को अवगत कराया। साइप्रस में पीएम मोदी बोले कि भारत जल्द ही बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत और साइप्रस के बीच साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। दोनों देशों के सीईओ फोरम की बैठक में आर्थिक मामलों पर बातचीत हुई। वहीं भारत की एक और उपलब्धि देखिए, अब दुनिया के एक और देश में भी यूपीआई सर्विस शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे से ये बड़ी खबर सामने आई। भारत और साइप्रस के बीच एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने यूपीआई लॉन्च करने का समझौता भी किया, जिससे कि भारतीय टूरिस्ट और कारोबारियों को यूपीआई से फायदा होगा। और साइप्रस भारत के लिए टॉप 10 एफडीआई सोर्स में भी शामिल है। और साइप्रस से पीएम मोदी कनाडा के लिए रवाना हुए। यहाँ G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो पीएम मोदी के G7 में हिस्सा लेने से पहले कनाडा में कुछ लोगों द्वारा विरोध देखा गया। खालिस्तानियों ने रोड शो निकाला। G7 समिट में शामिल होंगे। उसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हुई। वही खबर तो ये भी है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद पहली बार एक ही मंच पर होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप भी जा रहे हैं और इधर से मोदी भी गए हैं। तो क्या दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी? ये भी एक अहम मुद्दा है। G7 समिट का पहला दिन कुछ यूं रहा। इस समिट में इजराइल ईरान मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। अमेरिका ने दावा किया कि ट्रंप प्रस्ताव पर साइन नहीं करेंगे और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस G7 समिट में शामिल होंगे। और कनाडा को लेकर भारत में निवेश पर भी एक रिपोर्ट देखिए। कनाडाई निवेशकों का भारत पर भरोसा बरकरार है। इस साल फरवरी से लेकर अब तक भी 28,000 करोड़ का एफडीआई निवेश तो केवल कनाडा से आया है। यानी कनाडा भी भारत में अच्छा खासा निवेश करता है। भारतीय बाजारों में रुपये डाले हैं कनाडाई ने, है ना। और देखिए, पीएम मोदी के विदेश दौरे पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बोले कि पीएम मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी और मजबूत होगी। तो कुछ यूं प्रधानमंत्री का विदेश दौरा चल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने फिर से तलब किया। 17 जून को उनसे पूछताछ होगी। पहले कोरोना बताकर वो गए नहीं थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने एक बार फिर से नया समन भेजा है। संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
पूछताछ होगी। चलिए, महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में कम हो सकते हैं बासमती चावल के दाम। इजराइल से जंग के चलते ईरान को एक्सपोर्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश में सप्लाई बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी ईरान ने 6374 करोड़ का चावल खरीदा था भारत से। मतलब भारत ने इतना चावल ईरान को एक्सपोर्ट किया था, राइट, जो कि भारत के टोटल बासमती एक्सपोर्ट का 12.5% था। तो अब अगर ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है भारत में बासमती चावल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे आम आदमी के लिए महंगाई से एक और राहत भरी खबर आ रही है। पिछले 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर भी है। खाने पीने के कुछ सामान सस्ते हुए हैं। हाल ही में इससे पहले मैंने आपको रिटेल महंगाई दर के आंकड़े बताए थे, उनमें भी अच्छी गिरावट आई है। और अभी थोक महंगाई दर यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन रेट में भी अच्छी कमी देखने को मिली है। बीते महीने मई में 0.39% रही, जो कि 14 महीने का सबसे निचला स्तर है। और भारत के वस्तु निर्यात पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने मई में वस्तु निर्यात में भी 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई, जबकि सेवा निर्यात यानी सर्विस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट को लेकर गवर्नमेंट ने डेटा भी जारी किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को ऑनलाइन स्कैम से आगाह किया और कहा कि पीएफ से संबंधित सेवाओं के लिए एजेंट की मदद ना लें, बल्कि अगर आपका पीएफ से जुड़ा कोई भी काम है तो खुद करें ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन पीएफ सेवाओं के लिए किसी भी एजेंट या तीसरे पक्ष की मदद लेते हो तो ऐसे मामलों में आपके पर्सनल डेटा लीक हो सकते हैं और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ईपीएफओ ने अपने सभी खाताधारकों को ये चेतावनी दी है। ईपीएफओ की तरफ से ये भी जानकारी दी गई हाल ही में कई प्रमुख सुधार लागू किए गए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही, ईरान इजराइल युद्ध से वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ रहा। 50% बढ़ जाएगी माल ढुलाई की लागत, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। दुनिया भर में इससे महंगाई और बढ़ सकती है अगर ये युद्ध लंबे समय तक चला तो। वही खबर आ रही कि भारत से लड़ाई की कीमत अब चुका रहा पाकिस्तान। एक झटके में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। पाकिस्तान की जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। देखिए आप कितना बड़ा पेट्रोल डीजल का दाम। तो जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल का प्राइस 4 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया, जबकि डीजल की कीमतों में 7 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस 258 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, जबकि डीजल 262 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। अभी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत भी काफी खराब चल रही है। ये कुछ रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही दोस्तों, बीते दिन रिलायंस जियो के ग्राहकों को सर्विस डाउन का सामना करना पड़ा। घंटों की परेशानी के बाद जियो की सेवाएं बहाल हुई। यूजर्स रिपोर्ट्स इंडिकेट प्रॉब्लम्स एट जियो। अगर आपकी भी जियो सिम है तो आपको दिक्कत आई होगी कॉलिंग वगैरह में, नेटवर्क इश्यू हो गया था। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश अयोध्या राम दरबार के दर्शन के लिए लगेगी 26 व्यक्तियों की क्षमता वाली लिफ्ट। पास धारक श्रद्धालु इस लिफ्ट का उपयोग कर पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन के लिए अब लिफ्ट की भी सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें एक साथ 26 लोग जा सकेंगे। वहीं भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि देखिए, पेरिस एयर शो में दिखेगी भारत की ताकत। डीआरडीओ ने कहा कि स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आज 16 तारीख से ये पेरिस एयर शो का आयोजन हो रहा, जो कि 22 जून तक चलेगा। और इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ भारत की युद्ध क्षमता और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन करेगा। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मौसमी बदलावों के कारण बीते महीने मई में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हुई और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं रही है। 5.5% से भी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है बेरोजगारी दर। युवा और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित है, मतलब इनको रोजगार सबसे कम मिल रहा है। चलिए खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। 2026-27 में होगी जातिगत जनगणना। बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में अक्टूबर 2026 में शुरू हो जाएगी। जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया बीते दिन सरकार ने। ये देख सकते हैं आप भारत का राजपत्र। और जातिगत जनगणना का पहला फेज अक्टूबर 2026 से शुरू होगा 4 राज्यों में, तो और बाकी के राज्यों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जो मतलब पहाड़ी राज्य बर्फबारी क्षेत्रों वाले इलाके, उनमें जातिगत जनगणना पहले करवाई जाएगी। और बाकी जो ये लाइट येलो एरिया जो भारत के मानचित्र में आप देख रहे हैं लगभग सभी राज्यों में बाकी के, इसमें 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा जातिगत जनगणना का, ठीक है ना। और इस पूरे जनगणना के कार्यक्रम के लिए 35 लाख से भी ज्यादा कर्मी डिजिटली काम करेंगे। 16 भाषाओं में मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी सरकार। इस बार जातिगत जनगणना के लिए मोबाइल ऐप तैयार किए जाएंगे और ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। मोबाइल टैबलेट के माध्यम से डेटा लिए जाएंगे। ये प्रीवियस जनगणना का फॉर्म आप देख सकते हैं, ढेर सारे जो कॉलम थे इसमें, ये सभी अब डिजिटली भरे जाएंगे। और ये दोस्तों भारत की 16वीं जनगणना होगी और जाति आधारित जनगणना ये आजाद भारत के बाद पहली बार होगी। ऐसे में ये जनगणना कैसे होगी, इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, तो इन कुछ बातों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हर एक तरह का डेटा लिया जाएगा। आपके घर में कितने लोग हैं, क्या नौकरी व्यवसाय करते हैं, घर में बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है, घर में गाड़ी वाहन कितने हैं, मोबाइल फोन कितने हैं, इंटरनेट टेलीविजन की व्यवस्था कैसी है, खाना कैसे बनाते हो, हर एक चीज पूछी जाएगी। इससे पहले जो 2011 की जनगणना थी उसके फॉर्म में कुल ये 29 कॉलम थे। और भी दोस्तों अगर आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हो कि इस जनगणना में सरकार आपसे क्या क्या पूछेगी, तो इसके बारे में मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है। ऐसी 10 बड़ी बातें जो आपसे पूछी जाएगी जनगणना के दौरान 2026-27 में, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, इन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और प्रमोशन से जुड़ी 30 डिमांड पर मिनिस्ट्री यूनियन में चर्चा हुई और कईयों पर तत्काल फैसला भी लिया गया। रेलवे और कर्मचारियों के बीच 30 से ज्यादा डिमांड
डिमांड पर यह चर्चा हुई और 2 डिमांड पर सहमति भी बनी है। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी, और भी कर्मचारी और मंत्रालय के बीच किन किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी है, इस बाबत डिटेल जानकारी भी है ना। चलिए खबर आ रही है, स्वच्छ परिवहन और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए रोडमैप तैयार हुआ। अब सभी फ्यूल स्टेशनों पर लगेंगे ANPR कैमरे। ANPR का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे सभी फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप वगैरह पर, जिनसे कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट तुरंत स्कैन हो जाएगी और पता चल पाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, कितना पोल्यूशन फैला रही है वगैरह वगैरह। समझ रहे हो। हरियाणा सरकार की तरफ से वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं हरियाणा में स्कूल खुलने पर भी एक अपडेट आ रहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद भी इस दिन खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया और पोर्टल पर रिपोर्ट भी देनी होगी। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए खोले जाएंगे। स्कूलों में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर योग संगम का आयोजन भी किया जाएगा। जबकि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही, फिर भी इस दिन स्कूल खुलेंगे। सुबह 6:30 से 6:45 बजे तक सभी स्कूलों में योग संगम कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसकी रिपोर्ट बाकायदा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अच्छा, उत्तराखंड सरकार की एक नई पहल देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है, कहा कि उत्तराखंड राज्य में हाई स्कूल व इंटर के जो टॉपर स्टूडेंट है ना, उनको जिलों में एक दिन के लिए DM और SP बनाया जाएगा। होशियार बच्चों को है ना। और खबर देखिए, मणिपुर में हथियारों का एक और बड़ा जखीरा बरामद हुआ। 328 बंदूकें और अत्याधुनिक राइफलें इसमें शामिल हैं। वहीं खबर है, चंडीगढ़ में ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए 1 से 11 जुलाई तक अगले महीने विशेष लोक अदालतें लगाई जाएगी, जिनमें लोगों के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा। और खबर देखिए, तमिलनाडु में 60 दिन के प्रतिबंध के बाद समुद्र में उतरी नाव। मछुआरों ने आतिशबाजी से जाहिर की खुशी, वरना इतने दिन मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर प्रतिबंध लगा रखा था। 2 महीने हो गए। वहीं तमिलनाडु सरकार नई मिनी बस योजना भी शुरू करेगी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन तंजावुर में इसका उद्घाटन किए। ये मिनी बस योजना शुरू की गई है ना। चलिए खबर आ रही है, UPI पेमेंट अब 50% तेज होगा। नए नियम ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। कल से मैंने आपको बताया, बैलेंस चेक करने का टाइम भी घट चुका है। और भी इन UPI न्यू रूल्स के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी आज दिन में अलग से वीडियो में बता दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, अब हर शनिवार को भी खुली रहेगी सुप्रीम कोर्ट। 14 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने ही राष्ट्रपति की मंजूरी से किया है। बाकी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री कार्यालय शनिवार को बंद रहता था, लेकिन अगले महीने 14 जुलाई से अब हर शनिवार को हाफ डे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का ये कार्यालय खुलेगा ना। और खबर है, हरियाणा राज्य को मिलेंगे 2 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बोले कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी मजबूत करना होगा। भारत इजराइल की युद्ध तकनीक बहुत अच्छी है। अच्छा, वैसे भारत इजराइल की बात हो रही है तो मैं आपको कुछ जंगी हालातों के अपडेट्स भी बता देता हूँ। देखिए, इजराइल ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की। तेहरान में न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर बम गिराया जब न्यूज एंकर लाइव शो कर रही थी। बाल बाल बची वो। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जवाब में ईरानी हमले से इजराइल में 3 जगहों पर 8 लोगों की भी मौतें हुई है। ये जंगी हालातों की कुछ अलग अलग तस्वीरें आपको बताता हूँ। देखिए आप, युद्ध में कितनी तबाही मची हुई है। ये इजराइल के बत-याम में ईरानी हमले के बाद की तस्वीर है। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मुंबई जैसे शहर राख हो गए। इनका मलबा हटाने में भी अभी वर्षों लग जाएंगे। वही खबर आ रही कि ईरान इजराइल तनाव के चलते पश्चिम एशिया के संघर्ष का व्यापार पर कितना असर पड़ेगा, इसका भी आकलन करेगी अब सरकार। हितधारकों से भी इस मुद्दे को लेकर बैठक होगी। खबर तो ये भी है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी इजराइल ने भयंकर विस्फोट किए, जिससे भयंकर भूकंप भी आ गया। एक्चुअल में बीते दिन ईरान में भूकंप आया था, तो सोशल मीडिया और कई एक्सपर्ट भी इस बात को इस हमले से जोड़कर देख रहे हैं कि परमाणु टेस्ट किया या इजराइल ने हमला किया। आखिर वजह क्या है? क्योंकि खबर यह है कि ईरान के कई परमाणु संयंत्र के आसपास बड़े पैमाने पर जो विस्फोट हुए, उसके बाद 2.5 से लेकर 4 की तीव्रता तक के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 3 दिन से दोनों देशों के बीच लगातार युद्ध जारी है और इस जंग में ईरान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब तक 230 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। इजराइल ने ईरान को एक और बड़ा झटका दिया। अब इंटेलिजेंस चीफ को भी मार गिराया और बंकर में जा छिपे सुप्रीम लीडर खामेनेई भी। वही खबर देखिए कि अगर US चाहे तो, यानी अमेरिका चाहे तो सिर्फ एक फोन कॉल से रुकवा सकता है इजरायली हमले। एक ईरानी मंत्री की तरफ से ये भी बड़ा बयान सामने आया। कहीं न कहीं देखा जाए तो इजराइल को ईरान पर और ज्यादा उग्र तरीके से हमले करने के लिए उकसाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातें भी उत्प्रेरक की तरह बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही कि चीन हर साल 100 नए परमाणु हथियार बना रहा है। अभी चाइना में न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 600 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं देखिए अमेरिका में भी एक घटना हो गई। नो क्लिंग्स रैली में गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान चली गई। मिलिट्री परेड के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे थे लोग बाग। अमेरिका के 2000 से भी ज्यादा शहरों में इसका प्रदर्शन देखने को मिला। अमेरिका के वाशिंगटन में 34 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर मिलिट्री परेड का आयोजन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़े कुछ अपडेट। पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने भी अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। वहीं विमान हादसे पर अब एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी के चेयरमैन बोले कि इस घटना को ताकत में बदलकर बनानी होगी अधिक सुरक्षित एयरलाइन। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो 4 धाम यात्रा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस पर भी बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि कंपनी की घोर लापरवाही सामने आई। एक बड़ी गलती देखने को मिली। पता चला कि DGCA के मानकों की भी अनदेखी की जा रही थी हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में इस साल 5 बड़े हादसे हुए, 13 लोगों की मौतें हो गई। तकनीकी खामी या ऑपरेटर की गलती
चलती। अब सरकार ने इस पर जांच भी बिठाई है। और एक बड़ी घटना बीते दिन हमारे देश के उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में भी हो गई। अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हो गया, जिसमें 5 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। चीख पुकार से पूरा गांव गूंज उठा। 300 मीटर तक मलबा बिखर गया। इतना जखीरा विस्फोट में तहस नहस हो गया। एक महिला तो पहले ही दिन इस फैक्ट्री में काम करने गई थी और अपनी जान गंवा बैठी। चलिए अगली खबर आ रही कि भारत के इन 3 राज्यों को मिलेगा सिंधु नदी का जल। 113 किलोमीटर लंबी नई नहर बनाई जाएगी। हालांकि पाकिस्तान को अभी भी ये पानी तो नहीं मिलेगा। जी हाँ, भारत पाकिस्तान को पानी की कमी से परेशान करने की तैयारी में है। अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नई नहर बनाने की योजना बना रही है। और इस नहर से पाकिस्तान की ओर से बहने वाले पानी को रोका जा सकेगा और भारत के अन्य राज्यों में भी पानी की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कि भारत के किसान भाई लोग अच्छे से अपनी फसलों की सिंचाई वगैरह कर पाएंगे, है ना। और जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि बिना आतंकी फंडिंग के संभव नहीं था ये पहलगाम हमला। FATF का ये कहना है कि ऐसे हमले सिर्फ बंदूक या बारूद से नहीं होते हैं, इनके पीछे फाइनेंशियल नेटवर्क भी होते हैं। आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से बीते दिन ये बड़ा खुलासा किया गया। चलिए कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। भारत में कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा मौतें हुई। जबलपुर में डिलीवरी के बाद एक महिला की भी जान चली गई। अभी देश भर में कोरोना के 7,264 एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि मौतों की संख्या का आंकड़ा 108 तक पहुंच चुका है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना के कुल कितने सक्रिय केस चल रहे हैं। और हाल ही में जो भारत में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट भी मिला, उस पर भी वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक है, इस पर कौन सी वैक्सीन कारगर हो सकती है। इस बार जो कोविड-19 का नया वेरिएंट एक्सेप्जी मिला है, भारत में हाल ही में इसकी पुष्टि हुई है, तो इस पर भी अब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। चलिए राजा हत्याकांड के कुछ अपडेट देखिए आप। मेघालय डीजीपी का कहना है कि ये जांच केवल लव ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आज इस पूरे क्राइम का सीन रिक्रिएट किया जाएगा। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड में केवल लव ट्रायंगल को ही वजह नहीं मान रही है, बल्कि अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, जिनसे कि पता चल सके कि आखिर असल वजह क्या थी। और बीते दिन तो राजा का एक नया वीडियो भी सामने आया। सोनम और राजा दोनों दिख रहे हैं इस वीडियो में। पीछे 3 आरोपी भी आते दिखे। कोई व्लॉग बनाने वाला फोटोग्राफर था, तो उसने लिखा कि ये वीडियो तो मुझसे अचानक शूट हो गया। और अब आज आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट करेगी मेघालय पुलिस। ये कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से राजा के कातिलों को पकड़े जाने की पूरी कहानी जल्द ही आपके सामने आएगी। सबसे पहले विशाल पकड़ा गया तो राज का पता चला। सोनम तो प्लान के मुताबिक ही काम कर रही थी, लेकिन सोनम से कुछ ऐसी चूक हुई जिससे उसकी पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। हम चाहते हैं कि जल्द ही राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले और असली गुनहगारों को सजा मिले, राइट। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए कई राज्यों में IMD की तरफ से भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के चलते कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। अब तक महाराष्ट्र में भी 18 लोगों की मौतें हो चुकी हैं अलग अलग घटनाओं में। वहीं झारखंड में भी मौसम विभाग का कहना है कि 17, 18, 19 और 20 जून को भारी बारिश का अलर्ट। 2 दिन तो बहुत से बहुत भारी बारिश रहेगी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी है, तो सावधान रहें। देश की राजधानी दिल्ली में भी 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली। पंजाब के भी कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। और अभी आगे भी दिल्ली में कुछ दिनों तो मौसम ऐसा ही रहने वाला। दिल्ली NCR में 2 दिन आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। इस सप्ताह के अंत तक राजधानी कुल रहेगी। सबसे गंभीर हालात तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। देखिए आकाशीय बिजली से 14 जिलों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावितों को तत्काल राहत राशि देने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग झुलस गए। तो वहीं यूपी के झांसी में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। पिता पुत्र समेत 3 झुलसे। ये बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ ना दोस्तों कि जब ऐसा बारिश का सीजन मौसम बन रहा हो और बिजली गिरने के हालात आपको दिख रहे हो, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सरकार द्वारा जारी इस गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। जितना हो सके घर से बाहर ना निकले, है ना। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट भी देख लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है और यूपी में बिजली गिरने से पिछले 48 घंटों में टोटल मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 पहुंच चुकी है। बरेली में इतनी भारी बारिश हुई कि हाईवे भी डूब चुका है। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बड़वानी खरगोन के रास्ते मानसून पहुंचा। भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई और इस बार MP में 106% बारिश का अनुमान है। तो वहीं राजस्थान में तो प्री मानसून बारिश ही इतनी तेज हो रही है कि सड़कें लबालब हो गई। अलवर में भी सड़क रही। बिजली गिरने से एक बच्चे की भी जान चली गई। आज भी राजस्थान के 11 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। इधर छत्तीसगढ़ में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। बिजली गिरने से एक बच्चे की जान चली गई। तो वहीं बिहार में भी देखिए आकाशीय बिजली से 10 लोगों की मौतें हो गई। 12 लोग घायल हैं। पटना समेत बिहार के 12 जिलों में बारिश की सामान्य चेतावनी, जबकि 26 जिलों में तो येलो अलर्ट है। पंजाब के भी 12 जिलों में आज बारिश की संभावना है और झारखंड में भी रांची समेत 6 जिलों में आज भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है। हरियाणा के भी 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 9 जिलों में बादल छाए रहे। आसमानी बिजली गिरने और आंधी चलने की भी चेतावनी है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों के हालात देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक जाम की वजह से टूरिस्ट
परेशान है। शिमला कसौली में दूसरे दिन भी जूझते रहे लोग। 60 मिनट के सफर में 2-3 घंटे तक लग रहे हैं। हिमाचल शिमला में तेज बारिश के बीच टूरिस्ट ने मस्ती भी की। उमस भरी गर्मी से राहत मिली लोगों को। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपके राज्य में और आपके जिले में अभी मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं? भारी बारिश हो रही है या गर्मी पड़ रही है? अभी भी कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम सोने का प्राइस 99,373 पर पहुंच गया है। जनवरी से लेकर अब तक सोने का भाव 23,211 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस साल के अंत तक सोना 1,03,000 रुपए तक पहुंच सकता है। जबकि चांदी का भाव भी इस साल काफी अच्छा बढ़ा और अभी चांदी का प्राइस 1,06,700 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट पर ब्रेक लगा। अच्छा खासा उछाल देखा गया। सेंसेक्स 677 अंक चढ़कर 81,796 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 227 अंक की तेजी रही। और निवेशकों के लिए खबर है, एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ 25 से 27 जून के बीच ओपन होगा। 12,500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आरटीआई रिपोर्ट से पता चला कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण मुआवजे के रूप में वसूले 45 करोड़ रुपए, लेकिन खर्च किए सिर्फ 9 लाख रुपए ही। 2018 से लेकर 2023 तक का ये डेटा है। वहीं वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि विटामिन डी से धीमी पड़ सकती है उम्र बढ़ने की रफ्तार। धूप का पर्याप्त सेवन नहीं करने से लोगों में विटामिन डी की कमी होना आम बात है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि विटामिन डी की नियमित खुराक लेना जैविक उम्र बढ़ाने की गति को धीमा कर सकता है। मतलब जो लोग रोजाना थोड़ी बहुत देर धूप में रहते हैं, धूप में काम करते हैं, वो लंबा जीते हैं। उनकी उम्र बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है तो कुछ साल ज्यादा जीते हैं वो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में ये खुलासा किया है कि नियमित धूप का खुराक आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और जलवायु परिवर्तन पर भी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट देखिए। साल 2100 तक उत्तरी गोलार्ध में बढ़ जाएगी 2.25 गुना हरियाली। तापमान और बर्फ के पिघलने से नई वनस्पतियां उगेगी। ग्लोबल चेंज बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक जो दिनों दिन बर्फ पिघल रहा है तो उसका ये असर बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किए 3 टेक प्लेटफॉर्म, जिससे कि आपदा प्रबंधन एजेंसियों की काम करने की रफ्तार बढ़ेगी। बाढ़, भूकंप वगैरह इस तरह की स्थितियों में अब वर्क फास्ट हो पाएगा। ये 3 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वही देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में चलेगी हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसें। केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण से निपटने का फॉर्मूला भी बताया। जल्दी राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की बजाय भी हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसें जल्दी चलाई जाएगी। और सरकारी कर्मचारियों की यूपीएस पेंशन स्कीम पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अभी मात्र 15 दिन ही बचे हैं, जबकि अभी भी 30 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से 50,000 भी इस योजना के लिए राजी नहीं है। तो या तो अब सरकार को यूपीएस अपनाने की समय सीमा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर यूपीएस के नियमों में प्रावधानों में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसकी आखिरी तारीख 30 जून ही है। चलिए खबर आ रही है, भारत के एनएसई और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक समझौता हुआ, जिससे कि दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वही देखिए, साइबर सुरक्षा अभ्यास भी शुरू हुआ। 100 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। देश भर में साइबर हमलों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए देश के रक्षा मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है, जिसके जरिए लोगों को साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से बचने के उपायों से अवगत किया जाएगा, है ना। चलिए खबर देखिए, आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को मिलेगा 250 रुपए का सगुन। 2081 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक से वितरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को यह गिफ्ट मिलेगा। 1.25 करोड़ बहनों को जून महीने में किस्त जारी होगी और अगले महीने 1500 रुपए भी मिलेंगे, क्योंकि अभी जो लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए की राशि मिलती है, तो अगले महीने रक्षाबंधन पर्व के सुगुन के रूप में 250 रुपए अतिरिक्त ट्रांसफर किए जाएंगे, है ना। चलिए खबर आ रही, पंजाब लुधियाना में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। एक सोशल वर्कर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि उपचुनाव में मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। वहीं खबर देखिए, 60,000 रुपए की जब जैकेट पहनी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको ट्रोल किया। तो उन्होंने भी ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारे पेट में दर्द है तो अगली बार 1.25 लाख की पहनूंगा। उनका यह कहना है कि उनको ये जैकेट किसी शिष्या ने दान में दी है, ऐसा। और खबर आ रही, इस बार पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में सिर्फ सेवक ही रथ पर चढ़ेंगे। अन्य के चढ़ने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मोबाइल फोन ले जाने पर भी बैन रहेगा। वहीं खेल समाचार से खबर है, वुमेन्स वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो चुका है। 5 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच होगा। 30 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। इंडिया 12 साल बाद इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। सुल्तानपुर, उन्नाव समेत 31 जिलों में बदले गए DIOS। वहीं यूपी में आज से खुल चुके हैं प्रदेश के प्राइमरी स्कूल। लगातार मांग के बाद बदला गया समय और अब इस समय होगी छुट्टी। शिक्षकों के लिए अवकाश की मांग के बीच स्कूलों का समय 30 जून तक के लिए बदल दिया गया है। अब नई टाइमिंग सुबह 7:45 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। और प्रदेश के परिषदीय स्कूल जो है सोमवार 16 जून से खुल चुके हैं, ठीक है ना, कल से मतलब, सॉरी। और खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में पहली बार सीधे किसानों से मक्का खरीद रही योगी सरकार। 22 जिलों में हो रही है खरीद। 15 जून से MSP पर खरीद शुरू हो चुकी है, जो कि 31 जुलाई तक चलेगी। 2225 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्का की खरीद की जा
जारी है। वहीं देखिए दोस्तों, 7 साल के बाद उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में जेलों के अंदर होंगे अध्यापकों के तबादले, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश भी हैं। और यूपी कानपुर को ईवी हब बनाने की भी तैयारी कर रही योगी सरकार। 500 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक ईवी पार्क भी है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में अफसरों के ट्रांसफर पर रोक लगी। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने फैसला लिया, 63 CDPO भी बदले गए। उत्तर प्रदेश के DGP बोले कि नव चयनित सिपाहियों को दे महाकुंभ जैसा प्रशिक्षण, बेहतर अनुशासन व व्यवहार करना सिखाएं। वहीं खबर आ रही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा रामलला रक्षा यंत्र। 5 विशिष्ट लोगों को दिया जाएगा ये यूपी अयोध्या से। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के बीच तबादले व मानदेय बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल, अपनी कुछ मांगे रखी है, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए, अब यूपी में फलों से भी बनेगी शराब। पहले वाइनरी शुरू हुई, किसानों की आय दुगनी करने में भी सहायता होगी इससे। लखनऊ के मलिहाबाद में ये प्रदेश की पहली फ्रूट वाइन यूनिट लगाई गई है। और काशी में सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की, बाबा धाम भी पहुंचे, मोरारी बापू से भी मिले। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब गली मोहल्ले में भी मिलेगा सस्ता वाईफाई। ट्राई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब ब्रॉडबैंड कंपनियां नहीं वसूल पाएगी मनमाना पैसा। दरअसल भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है PM वाणी योजना, उसको बढ़ावा देने के लिए अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। सबसे पहले तो समझिए PM वाणी योजना क्या है। PMWANI इसका फुल फॉर्म होता है PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इस योजना का मकसद है देश के छोटे शहरों गाँव में पब्लिक वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो अब ट्राई की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों से इंटरनेट लेना काफी महंगा पड़ता था, लेकिन अब लोगों को सस्ता इंटरनेट मिल सके, इसलिए इन कंपनियों के लिए ट्राई की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक कीमत के दोगुने से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये मतलब 200 MBPS स्पीड वाला प्लान जो अभी कंपनियां 1000 रुपए में देती हैं, तो PM वाणी के तहत वाईफाई लगाने वाले PDO को भी 2000 से ज्यादा में नहीं बेच पाएगी। समझ रहे हो? तो इससे आम लोगों को भी सस्ते में इंटरनेट सुविधा मिल पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हेलीकॉप्टर क्रेज की घटना के बाद अब केदारनाथ के लिए आज से फिर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, वरना सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, तो अभी ये सेवा वापस शुरू कर दी गई है। और जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ उसमें भी अब तक 119 शवों की पहचान हो चुकी है। 76 डेड बॉडी लोगों को सौंप दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अगले 5 साल में बदल जाएगा फ्यूल। 22 लाख करोड़ की बचत होगी देश को। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से बताया गया है कि 50% ईंधन का फॉर्मूला सरकार लागू करने जा रही है। मतलब भारत अगले 5 साल में 50% फोसिल फ्यूल बायोफ्यूल से बदलेगा। गडकरी ने और भी वैकल्पिक ईंधनों पर रिसर्च की अपील की है और 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य तय किया है, जिससे कि भारत को हर साल इतनी बचत होगी, है ना। चलिए खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली वासियों को आज से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपचार मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एनक्लेव में इसका उद्घाटन करेंगी। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों का टाइम बदला गया। अब सुबह 7 बजे से लगेगी क्लासेज। गर्मी की वजह से फैसला लिया गया है। वैसे गर्मी की छुट्टियों में बंद पड़े स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों का मुंह मीठा कराकर स्वागत किया गया, लेकिन फिर भी अभी 7 से 11 तक की क्लासेज लगेगी। बॉलीवुड से खबर आ रही है, बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है हाउसफुल 5। 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड 244 करोड़ की कमाई की है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, सिट्रोएन C3 स्पोर्ट एडिशन लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 6.5 लाख से शुरू है। वही खबर है, मध्य प्रदेश में 2200 एकड़ में बनेगी हाईटेक सिटी। सस्ते मकान के साथ बड़े ब्रांडेड शोरूम भी इस सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह हाईटेक सिटी बनने जा रही है, जैसे गुजरात गांधीनगर वगैरह में दिल्ली में है ना, वैसे ही। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसी के रडार पर है नेपाल सीमा से सटे बाजार। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी खंगाली जा रही कुंडली। वहीं हिमाचल प्रदेश में होम स्टे के नियम आज से बदल चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कराना भी अब आसान होगा और नियमों का हिंदी अनुवाद लगभग पूरा हो चुका है। परिवहन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से होम स्टे को लेकर ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अब कमरू का आकार भी घटाया गया है इसमें, और कमरू की शुल्क दरें वगैरह भी चेंज की गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और होम स्टे पंजीकरण शुल्क भी अब इतना होगा। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री ने कई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। 3 करोड़ रुपए से तैयार खोड़नी नाला योजना का भी लोकार्पण किया। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने भी सुपर टेक की 3 परियोजनाओं को को डेवलपर से पूरा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और देखिए, हरियाणा में एक नई पहल, अब मरीजों को पर्ची के लिए हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। हरियाणा राज्य के हर जिले में यह नया सिस्टम शुरू करने जा रही सरकार। अस्पतालों में OPD की पर्ची के लिए अब आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हो रही है ना। और खबर है, झारखंड में DGP नियुक्ति मामले में 15 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। केंद्र और हेमंत सोरेन सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा। वहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया मेड इन अमेरिका स्मार्टफोन। $499 इसकी कीमत रखी। ट्रंप मोबाइल नाम से यह नया मोबाइल फोन लॉन्च किया है। वहीं रेलवे यात्रा के दौरान अब आपका खाना खाना महंगा पड़ेगा। ट्रेन के सफर में दाल रोटी महंगी हुई, स्टेशनों पर इतने रुपए की मिलेगी छोले पूरी वगैरह भी। रेलवे की तरफ से ये नई रेट लिस्ट जारी की गई है। अब रेलवे स्टेशनों पर कई तरह की खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। 2012 के बाद पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 51 वस्तुओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें GST भी शामिल है। ठीक है, अभी किन किन तरह की डिश के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, इस बारे में कुछ डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि एक एक की रेट लिस्ट तो मैं बोलूंगा तो काफी समय लग जाएगा ना। चलिए खबर देखिए, गेहूं स्टॉक पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। अब थोक व्यापारी अधिकतम 3000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। 31 मार्च 2026 तक ये नए नियम लागू रहेंगे। और जो रिटेल आउटलेट वाले व्यापारी हैं वो 10 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय तट रक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन जहाज अचल भी लॉन्च किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
लिमिटेड में ये बीते दिन लॉन्च हुआ है। और वही खबर है अमेरिका के साथ अगले महीने 9 जुलाई से पहले होगा मिनी व्यापार समझौता, देश के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। और देखिए इजराइल ईरान तनाव से बढ़ी क्रूड ऑयल की कीमतें, तो ONGC और ऑयल इंडिया के शेयर में 10% तक का उछाल देखा गया। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। राज्य में शुरू हुई 110 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन, 15 स्टेशन भी बनाए गए, 2132 करोड़ रुपए की लागत आई। इस रूट पर बनी है ये नई रेलवे लाइन। और खबर है बिहार की राजधानी पटना और राजगीर में बनेगी फोरेंसिक साइंस लैब, आधुनिक तकनीक से होगी ये लेस। साइबर अपराधों से निपटने के लिए ये नई लेबोरेटरी बनाई जा रही है। वहीं बिहार के 31,297 मध्य विद्यालयों में होने जा रहा नया काम, शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है। इन सभी विद्यालयों में कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाएगी। अब 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षित किया जाएगा ऐसा। और वैसे बिहार में टीचर के ट्रांसफर पर भी अपडेट आ रहा, खत्म होगा शिक्षकों का इंतजार, 20 जून तक पूरा होगा ट्रांसफर पोस्टिंग। बिहार कैबिनेट में इस फैसले पर भी मुहर लग सकती है। और देखिए रेल मेट्रो की तरह अब पटना में भी जल्द ही दौड़ेगी वाटर मेट्रो ट्रेन, 500 किलोमीटर जल मार्ग का होगा विकास। बिहार पटना में नई प्लानिंग की जा रही है। और बिहार में खरीफ फसलों के लिए बीज वितरण अभियान भी तेज हुआ। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले कि 20 जून तक उपलब्ध कराए जाएंगे उन्नत बीज किसानों को। तो बिहार के नीतीश सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए बीज उपलब्ध कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों बिहार में 8000 शिक्षकों ने बदला अपना फैसला। शिक्षा विभाग ने तो ट्रांसफर का मौका दिया था, लेकिन ये शिक्षक अपना ट्रांसफर नहीं ले रहे हैं। वही खबर है बिहार में दर्दनाक हादसा हो गया। देखिए टायर फटने से पिकअप वैन पलटी, 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की जान चली गई। बिहार के वैशाली हाजीपुर में ये बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में पर्यटन स्थलों को ग्लोबल पहचान देने के लिए शुरू होगी होप ऑन होप ऑफ बस सर्विस। राजस्थान जयपुर से नई सुविधा शुरू होने जा रही है। और राजस्थान में 1914 करोड़ की 40 सड़क परियोजनाएं भी शुरू होगी। डिप्टी CM दिया कुमारी ने घोषणा की है, राज्य में सड़क संपर्क और भी बेहतर होगा। वहीं खबर है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 जून को राजसमंद की यात्रा करेंगे। और राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, 25 साल से नहीं मिला ओवर टाइम भत्ता, राजपत्रित अवकाश का पैसा भी है। वहीं राजस्थान में रोडवेज बसों को लेकर एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है, बस की छत पर नहीं बैठेंगे अब यात्री। iRaid मोबाइल ऐप से होगी दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा भी है। और खबर है राजस्थान में मिशन वात्सल्य योजना में बच्चों को मिलेगी नई पहचान। बूंदी में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मिलेगी 4000 रुपए मासिक मदद भी है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत ये नई पहल की गई है। खबर है मध्य प्रदेश में देखिए रिपोर्ट सामने आ रही, बीते 1 साल में 13.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे हैं। उज्जैन में सबसे ज्यादा लगभग 7.5 करोड़ टूरिस्ट आए। वहीं MP भोपाल में देर रात 700 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए। और मध्य प्रदेश में भी 16 जून से सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों ने गर्मी के चलते बढ़ाया समर वेकेशन भी है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से चौथी मौत हुई, एक गर्भवती महिला की जान चली गई जबलपुर में। और MP इंदौर में भी फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में 18 जून को इंदौर आएगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पेशेंट की एक और मौत हो गई। और देखिए हरियाणा में अगले साल खरीदी जाएंगी 450 इलेक्ट्रिक बसें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की। और CM सैनी ने कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई। इसी महीने 26 जून को कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं हरियाणा में 26 तारीख को काला दिवस भी मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब में होगा अखंड पाठ भी। इमरजेंसी की बरसी पर यह काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। और रेलवे से खबर आ रही दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। निजामुद्दीन से 26 तारीख को और सहारनपुर से 27 तारीख को ये ट्रेन चलेगी। पंजाब के ब्यास में आयोजित होने वाले इस राधा स्वामी सत्संग के लिए रेलवे का ये प्लान है। चंडीगढ़ के 5 और चौराहों पर AI कैमरे लगेंगे, जाम और हादसों पर नजर रहेगी। वहीं चंडीगढ़ PU PGI अंडरपास को जल्दी मिलेगी मंजूरी, 8 साल से अटका ये प्रोजेक्ट। कुछ एजुकेशन अपडेट देखिए आप। रेलवे में नई सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। 6374 पदों पर जल्द ही भर्तियां निकालने की तैयारी कर रहा इंडियन रेलवे। वहीं हिमाचल प्रदेश में खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर अब गाज गिरेगी। शिक्षा निदेशालय में मंत्री रोहित ठाकुर करेंगे बैठक। और झारखंड में देखिए माध्यमिक शिक्षक के 1375 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 18 जून से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लगभग 1373 पोस्ट हैं। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृष राशि वालों को नौकरी की परेशानियों से राहत मिल सकती है। और मेष राशि वालों को भी बिजनेस में रुका पैसा मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। कमेंट में लिखिए उस देश का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।